अंजू, मेघा, अलका, राकेश की 3 छोटी बहनें। माता पिता के जाने के बाद राकेश ने अपनी तीनों बहनों की शादी की। हालांकि राकेश की पत्नी सुरभि इन सब बातों से शुरू से चिढ़ती भी थी। देखो राकेश, इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम्हारी तीनों बहनें रहने के लिए आ तो रही हैं, पर खबरदार तुमने उन पर ज्यादा खर्च किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन पर लुटाते रहे। सुरभि, तुम्हें मेरी तीनों बहनों से इतनी जलन क्यों है? तुम्हारे भैया भाभी आते हैं तो मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम उन पर खर्च करती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं। मेरी तीनों बहनें भी तो इस घर का हिस्सा हैं, उनके लिए इतना गलत क्यों सोचती हो? राकेश अभी बात कर ही रहा था कि तभी सुरभि के भैया भाभी आ जाते हैं। अरे सुरभि, जल्दी से गरम गरम चाय बना लो। हम रास्ते में आते हुए हलवाई की दुकान से समोसे ले आए हैं, सोचा चाय साथ में बैठकर ही पी लेंगे। और जीजू आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो दशहरा आने वाला है ना, इसीलिए ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या जीजा जी? हाँ, वो अंजू, मेघा और अलका दशहरे की छुट्टियों में कुछ दिन रहने आ रही हैं। राकेश अपनी बहनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। अरे यार, अब तुम्हारी तीनों नंदे आ जाएंगी तो हमारा तो आना जाना बहुत कम हो जाएगा। अच्छा थोड़ी लगेगा हम उनके सामने आएंगे। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप जब मर्जी चाहे आ सकते हो, उनके आने से क्या होता है? वो तो 4-5 दिन के लिए आ रही है। वो तो है, पर सुरभि अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा लगता है, मैंने बोल दिया ना, उनके आने पर कुछ नहीं बदलेगा। अंजू, मेघा और अलका तीनों बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो तीनों बहुत मन बनाकर काफी समय बाद अपने मायके आ रही थी, इसलिए तीनों में बहुत उत्साह था। तुम तीनों ने रात में क्या खाना है मुझे बता दो, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, इसलिए मैं जल्दी बना दूंगी ताकि मैं आराम कर सकूं। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप आराम करो, रात का खाना हम तीनों मिलकर बना लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राकेश भैया, आज हम आपकी पसंद के राजमा चावल बनाए। हाँ, और मैं भैया के लिए खीर भी बना दूंगी। अरे इतने दिनों बाद तो तुम तीनों आई हो और आधी रसोई में लग जाओगी, ऐसे थोड़ी होता है। सुरभि तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगी। सुरभि ने हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही शाम हुई वो अपने बेडरूम में अपनी भाभी भैया के साथ गप्पों में लग गई। सुरभि थोड़ा तो सोचो, मेरी तीनों बहनें रसोई में लगी हुई हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। एक बार तो उनसे पूछ लो, उनके लिए ये रसोई अब पहले वाली रसोई नहीं है। उन्हें कौन सी चीज कहाँ रखी है ये तो बता दो। अलका को नमक नहीं मिल रहा, नमकदानी में नमक नहीं है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, एक दिन चैन से बैठने भी नहीं देते हो। सुरभि गुस्से में रसोई में जाती है। तब तक अलका को नमक मिल गया था। अलका, नमक मिल गया क्या? हाँ भाभी, वो मुझे रिया ने बता दिया। मम्मी, मुझे पता था कि आप नमक का डिब्बा कहाँ रखते हो, मैंने बुआ जी को दे दिया। वो मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। सबने मिलकर खाना खाया। सुरभि के भैया भाभी भी खाना खाकर ही घर गए। दशहरे का दिन आया। सब लोग दशहरे का मेला देखने के लिए जाने लगे। सुरभि के भाई की एंड वक्त पर कार खराब हो गई। जैसे ही सुरभि आगे की सीट पर बैठी तो उसके दोनों बच्चे रिया और दीपू पीछे बैठे। अचानक से सुरभि के भैया भाभी भी आकर कार में बैठ गए। कार पूरी तरह से भर चुकी थी। अरे सुनील, तुम्हारी कार का है? वो जीजू, मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, मैं नहीं लाया। मैंने तो सोचा था तुम्हारी कार होगी तो आराम से सब बैठ जाएंगे। अब अंजू, मेघा और अलका कहाँ बैठेंगे? अरे उन तीनों को मैं बोल देती हूँ ना कि आप भी ऑटो कर लेंगे। अब तो मेरे भैया भाभी को कार से नीचे थोड़ी उतारोगे। भैया, आप सब पहुँचो, हम ऑटो से आ जाएंगे। वही रामलीला ग्राउंड पहुँचना है ना? हाँ हाँ, पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। कार सुनील चला लेगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे लिए ये शहर कोई नया थोड़ी है, हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। आप भाभी और सबको लेकर पहुँचो। अंजू, मेघा और अलका समझ चुकी थी कि उनकी भाभी जानबूझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दशहरे का मेला देखने के बाद सब लोग घर वापस लौटे। सबसे ज्यादा मन तो राकेश की तीनों बहनों का तब दुखा जब उन्होंने अगले दिन अपनी भाभी और उनके भैया भाभी की बातें सुन ली। वैसे सुरभि, तुमने कल बहुत अच्छे से अपनी तीनों नंदों को बेइज्जत किया। बेचारी जाते समय भी ऑटो में गई और आते समय भी ऑटो में गई। बेइज्जत तो करना ही था, तीनों मुंह उठाकर आ जाती हैं। अरे तीज त्योहार पर ये थोड़ी है कि मायके उठकर आ जाओ। मैं क्यों अपनी कार में उन्हें जगह देती? मेरे खुद के भैया भाभी बैठेंगे उसमें। क्यों भैया? हाँ वो सब तो ठीक है, पर जीजू ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ा गुस्सा तो हो रहे थे पर मैंने संभाल लिया। अंजू, मेघा, अलका, तुमने ये अटैची क्यों पकड़ी हुई है? तुम तीनों कहाँ जा रही हो? राकेश भैया, 4-5 दिन हो गए हमें आए हुए, बस अब वापस घर जाएंगे। परसों से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। अरे पर तुम तो अभी 2 दिन और रुकने वाली थी। नहीं भैया, अब हम और नहीं रुकेंगे। अब हमारा मन ही नहीं है यहाँ रुकने का। आप तो हमें बहुत प्यार करते हो, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करते हो क्योंकि आप हमारे भाई हो। पर भाभी का बर्ताव इस बार हम तीनों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर वो तो आपने हमें बार बार बोला इसलिए हम तीनों आ गए। भैया, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है,
पर भाभी ने इस बार भी ठीक से बात नहीं की। हमने सोचा था भाभी का व्यवहार बदल गया होगा, पर वो वैसी ही है जैसी पहले थी। अच्छा हम चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है भैया। अच्छा ठीक है, मैं तुम तीनों को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, हमने कैब बुला ली है। कहीं ऐसा ना हो आप हमें छोड़ने जाने के लिए कहो और भाभी को कोई और काम निकल आए, इसलिए हम बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम चले जाएंगे। उस दिन के बाद राकेश की तीनों बहनों अंजू, मेघा और अलका ने मायके आना छोड़ दिया। जब कभी राकेश का मन होता तो वो अपनी बहनों से मिलाता। कहते हैं जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, भले ही वो अपना मायका ही क्यों ना हो। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ के टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर।
मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और न ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा की ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।